नमस्ते, मेरा नाम है सोनल दहिया। आप देख रहे हैं दी चबूतरा। लोकसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल था। एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे नारों की धार को। राहुल गांधी की यात्रा, न्याय गारंटी, इंडिया गठबंधन की एकजुटता और संविधान बचाओ जैसी गुहारों ने निश्चित रूप से कुंद कर दिया है। खुद बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू कहना छोड़ शहजादा कहना आरंभ कर दिया है, शायद इस बात से बेखबर कि शहजादा की राह शहंशाह बनने की ओर चली जाया करती है। खैर, इस चुनाव परिणाम ने यह तो सिद्ध कर दिया कि 21वीं सदी के आरंभिक काल के अद्भुत व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अजय नहीं हैं। भाजपा को नए सिरे से मंथन की जरूरत है। अब सीधे हरियाणा पर आते हैं। हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल लोकसभा में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच टाई हो गया। बाकी दल तो चुनावी परिदृश्य से लगभग बाहर ही रहे, ऐसा लग भी रहा था। लेकिन शायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने लिए इससे बेहतर परिणाम की अपेक्षा की होगी। बीजेपी ने चुनाव से पहले सोचा होगा कि मल्लाह मोदी की कश्ती उन्हें सत्ता विरोधी लहरों से बचाते हुए किनारे तक ले जाएगी। बीजेपी को 7 से 8 सीटों की उम्मीद तो निश्चित तौर पर थी। दूसरी ओर परिणामों के बाद कांग्रेस ने भी जरूर सोचा होगा कि उनकी अपनी टैली कुछ और बढ़ सकती थी। इसके बावजूद कांग्रेस के लिए यह सेमीफाइनल उत्साहित करने वाला है और बीजेपी को निराश करने वाला है। 2019 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस 10 की 10 सीटें हारी थी। केवल 10 विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें बढ़त मिल पाई थी। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जीत ली थी, जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। जबकि 2024 में 5 सीटें जीत ली और 46 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल कर ली। इसी दम पर कांग्रेस ने 70 से ज्यादा विधानसभा जीतने का दम भी भर दिया। आज चबूतरा पर चुनावी गुलझट का पहला एपिसोड है। इसके लिए हमने एक बेहद खास और हॉट मुद्दा चुना है। मुद्दा कांग्रेस से ही जुड़ा है। विधानसभा चुनाव की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर फिलहाल तो कांग्रेस ही बैठी दिख रही है। हालांकि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद नॉनस्टॉप हरियाणा चलाकर इस सीट को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधियों का एनकाउंटर, पोर्टल पॉलिसी की छूट, भर्ती प्रक्रिया में तेजी और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में हुई घोषणाओं से बीसी वर्ग के वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान में फ्यूल जैसा माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब में उभर रही भीड़ ने भाजपा की टेंशन निश्चित तौर पर बढ़ाई होगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा जातीय जनगणना के वायदे को बीसी वर्ग में सेंधमारी के तौर पर ही देख रहे हैं। अलग सही सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी यात्रा पर निकल पड़ी हैं। बेशक हुड्डा और शैलजा के मन मिले हुए नहीं दिख रहे, लेकिन यात्रा के दूसरे पोस्टर में शैलजा ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के फोटो लगा लिए हैं। हालांकि कांग्रेस अब पहले की तरह कमजोर नहीं रही है, लेकिन नारनौंद की जनसभा में शैलजा ने जिस तरह से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, उससे कांग्रेस की एकजुटता पर फिर से सवाल तो खड़े हो गए। इसके बावजूद कांग्रेस में दो गुट तो साफ तौर पर दिख रहे हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा उनका विरोधी खेमे का नेतृत्व कर रही कुमारी शैलजा का। बेशक ये खेमा अब पहले की तरह मजबूत नहीं दिख रहा। कुलदीप बिश्नोई और उसके बाद किरण चौधरी भाजपा में जा चुके हैं। बीरेंद्र सिंह का झुकाव बेशक शैलजा की ओर ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन वो हुड्डा के साथ भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। इसके बावजूद शैलजा की व्यक्तिगत छवि, गांधी परिवार से उनके संबंध, सिरसा से प्रभावशाली जीत और अनुसूचित जाति की मजबूत नेता होने के कारण उन्हें नकारा जाना संभव नहीं है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो 10 साल के भाजपा शासन के विरोध के मुख्य स्वर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे हैं। कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम उन्होंने ही किए हैं। इसी बीच उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा निश्चित तौर पर कांग्रेस के एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं। रोहतक में उनकी लगभग 3.5 लाख से हुई जीत और उनकी जनसभाओं की यात्राओं में उमड़ रही भीड़ उन्हें निर्विवाद रूप से कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ सिद्ध कर रही हैं। हालांकि कुमारी शैलजा की सिरसा से लगभग 3.25 लाख की जीत को किसी भी सूरत में कम नहीं आंका जा सकता। यही कारण है कि हुड्डा विरोधियों ने सोच विचार कर शैलजा को हुड्डा को चुनौती देने के लिए चुना है
और वो इस काम के लिए निकल भी पड़ी हैं। बेशक भूपेंद्र हुड्डा के पास एक सामाजिक और राजनीतिक धरोहर की एक शानदार विरासत है। उनकी पहली 2 पीढ़ी तो समाज और राजनीति के अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम से भी सीधे तौर पर जुड़ी थी। संयुक्त पंजाब में उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह 2 बार सांसद भी बने और विधायक भी बने, 2 बार मंत्री भी बने। उन्हें संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी याद किया जाता है। हरियाणा बनने के बाद सीएम की दौड़ में भी थे, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के उदय ने उन्हें पूरी तरह से नेपथ्य में धकेल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, डटे रहे, कांग्रेस नहीं छोड़ी, जमे रहे। पंजाब विश्वविद्यालय से बीए और दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट भूपेंद्र हुड्डा चेयरमैन पंचायत समिति और चेयरमैन पंचायत परिषद जैसे पदों पर रहे। 1991 में महम कांड के बाद परिस्थितियां बदली और भूपेंद्र हुड्डा का धैर्य और पार्टी में लगातार बने रहना उनके लिए संजीवनी बन गया। वो लगातार 3 बार सांसद बने। हालांकि 1999 में कारगिल युद्ध से उपजे राष्ट्रवाद की लहर में वो बह गए और चुनाव हार गए, लेकिन 2004 आते आते फिर से सांसद बन गए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया और भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम बन अपने पिता चौधरी रणबीर सिंह के सपने को पूरा कर दिया। 2009 में दोबारा हरियाणा की सत्ता पर काबिज होकर प्रदेश में हर बार सत्ता बदलने के ट्रेंड को भी पहली बार तोड़ दिया था। 2004 तक कांग्रेस बड़े नेताओं की सेना थी। चौधरी भजनलाल ने तो सीएम पद न मिलने के कारण कुछ समय बाद ही अपनी नई पार्टी बना ली थी। हालांकि उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से कांग्रेस में आ गए थे और फिर से चले गए, लेकिन चौधरी इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेता 10 साल सत्ता में रहने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनदेखी का आरोप लगाकर भाजपा में गए। किरण चौधरी तो बाद में नेता प्रतिपक्ष भी बनी और अब भाजपा में चली गई हैं, लेकिन हुड्डा तमाम आरोपों के बावजूद जमे रहे। इस बीच हुड्डा के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच का जाल भी बुना जाता रहा। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। अभी भी इस जाल से हुड्डा निकले नहीं हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का उदय उनके लिए संजीवनी साबित हो गया। निश्चित तौर पर दीपेंद्र ने प्रदेश में किसी भी कांग्रेसी से ज्यादा मेहनत की है। इन दिनों संसद में उनके वक्तव्य उन्हें एक सुलझे हुए राजनेता के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं। दूसरी ओर शैलजा के पास भी एक मजबूत राजनीतिक धरोहर है। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह चौथी, 5वीं और 7वीं लोकसभा में सिरसा से सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी। 1952 में वो टोहाना विधानसभा से चुनाव जीत गए थे, लेकिन कम उम्र के कारण उनके चुनाव को सेट असाइड कर दिया गया था। हांसी से विधायक भी रहे। उन्हें भी साफ छवि के नेता के रूप में जाना जाता रहा है। उन्हीं की विरासत को शैलजा ने आगे बढ़ाया। शैलजा 1991 और 96 में सिरसा से सांसद बनी, फिर 2009 में अंबाला से सांसद बनी, केंद्र में मंत्री रही। उनकी बेदाग छवि और गांधी परिवार के साथ उनके संबंध उनकी ताकत हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या कुमारी शैलजा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती हैं, और यदि हैं तो कितनी बड़ी? G23 में शामिल होने के बाद लगा था कि गांधी परिवार के लिए हुड्डा शायद पसंद नहीं रहेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो जो केंद्र में कांग्रेस मजबूत होगी त्यों तो प्रदेश में हुड्डा के पर कतरने का काम किया जाएगा, लेकिन हो गया उसके उलट। राहुल गांधी ने कांग्रेस के भीतर जिस तरह से सकारात्मक राजनीति के लिए माहौल तैयार किया है, उससे लगता है कि G23 को भी उन्होंने व्यक्तिगत आलोचना के रूप में नहीं लिया। पहले भूपेंद्र हुड्डा को उनकी पसंद का प्रदेशाध्यक्ष देना और फिर लोकसभा में ज्यादातर टिकट उनकी पसंद के प्रत्याशियों को देना, ये साफ तौर पर संकेत देता है कि हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान में पकड़ कतई कमजोर नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के द्वारा पूरा महत्व दिया जाता रहा है। हालांकि संगठन की घोषणा अभी तक नहीं हो पाना कांग्रेस को अतिरिक्त रूप से कटघरे में खड़ा जरूर करता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में संगठन की घोषणा का जोखिम न लेना कांग्रेस की नीति भी हो सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी सीधे तौर पर हुड्डा के पक्ष में दिखते हैं। जो सबसे नोटेबल बिंदु है वो ये है कि कांग्रेस में इन दिनों दूसरे दलों से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। ये ज्यादातर हुड्डा के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं, यानी इनका मानना है कि कांग्रेस में हुड्डा मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। हालांकि कांग्रेस का एक खेमा ये मानकर चल रहा है कि हुड्डा के साथ आखिर में चौधरी भजनलाल वाली बन सकती है,
लेकिन राजनीतिक जानकारों को ऐसा कम लगता है। अगर ईडी सीबीआई से बचें तो हुड्डा सीएम के बड़े दावेदार दिख रहे हैं। अगर ईडी सीबीआई ने फांस भी लिया तो दीपेंद्र हुड्डा को सहानुभूति मिल सकती है, उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त एक अहम फैक्टर ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस किसान वर्ग को नाराज करने का जोखिम शायद ही लेना चाहेगी। कांग्रेस के पास इस वक्त में हुड्डा ही सबसे मजबूत किसान चेहरा बचे। यदि किसी भी जाति के मत भी गिने जाएं तो हरियाणा में जाट मतदाता लगभग 23% सर्वाधिक हैं। हालांकि लगभग 20% अनुसूचित जाति के मत भी हैं, लेकिन इनमें कई जातियां शामिल हैं। इन दिनों तालमेल भी नहीं दिख रहा। संसदीय चुनावों में अनुसूचित जाति के मतदाताओं ने फिर से कांग्रेस का रुख किया है। ये मतदाता कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता रहे हैं। कांग्रेस उन्हें फिर से खोना नहीं चाहेगी। ऐसे में कुमारी शैलजा को इग्नोर करने का जोखिम भी कांग्रेस शायद ही ले। हालांकि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष स्वयं अनुसूचित जाति से ही हैं और हुड्डा के खेमे से भी हैं, लेकिन शैलजा के पद तक पहुंचने में इन्हें भी वक्त लग सकता है। कांग्रेस हाईकमान इन परिस्थितियों को समझती हुई दिख रही है। शैलजा के पोस्टर में हुड्डा और उदयभान की फोटो इस बात का संकेत भी है। फिलहाल कांग्रेस का स्टीयरिंग हुड्डा के हाथ में है और ये उनके हाथ में ही रह सकता है। जी हाँ, चबूतरा की इस चर्चा में हुड्डा और शैलजा की गुलझट को हमने सुलझाने की कोशिश की। ये सुलझी या नहीं, इस पर हमारा कुछ नहीं कहना है, बस हमारी समझ के कुछ तथ्य थे जो हमने रख दिए। सही हैं या गलत हैं, ये आपके विवेक पर भी है। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, ये केवल कयास और संभावनाएं हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई चुनावी गुलझट के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपके अपने मंच दी चबूतरा को सब्सक्राइब करना न भूलें।